बताया। एनीवेज देखो, तो प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू टू ट्यूब। ग्राफिकल डायग्रामेटिक व्यू हम ये समझने के बाद देख लेंगे, ठीक है। बट जनरली जैसे ट्री के एक एक ब्रांचेस डिवाइड होते जाते हैं, वैसे ट्रैकिया एक एक ब्रांचेस में या ब्रोंकस में डिवाइड होते चला जाएगा, ठीक है। तो पेड़ की सबसे पहली टहनी जो डिवाइड होगी उसको आप प्राइमरी ब्रांचेस कहोगे ना, प्राइमरी ब्रांचेस। ट्रैकिया जो पहली बार लंग्स में, दोनों लंग्स में डिवाइड हो गया, उसको मैंने प्राइमरी ब्रोंकस कह दिया। प्राइमरी ब्रोंकस कहाँ एंटर कर रही है? एंटर्स इनटू लंग्स, ठीक है। चलो अब इसके बाद जो तो एंटर्स इनटू लंग्स, तो यहां लिख सकते हैं एक पॉइंट, राइट लंग में अगर ब्रोंकस जा रही है प्राइमरी ब्रोंकस, तो कितने लोब तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। राइट लंग में जा रही है तो कितने लोब्स हैं? 3 लोब्स प्रेजेंट है। और लेफ्ट लंग में जा रही है तो वहां कितने लोब्स मिलेंगे? लेफ्ट लंग में 2 लोब्स मिलेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो 3 लोब्स आर प्रेजेंट इन राइट एंड 2 लोब्स आर प्रेजेंट इन लेफ्ट। दोनों तक प्राइमरी ब्रोंकस को और डिवाइड करना पड़ेगा। तो फॉर रीचिंग इनटू ईच लोब, अभी सिर्फ कहाँ एंटर हुई है? वो लंग्स में एंटर हुई है। लंग्स में एंटर होने के बाद अब हर एक लोब्स में उसको ब्रांचेस ले जानी पड़ेगी। सपोज दैट इफ दिस इज माय वन ऑफ द राइट लंग, तो इसमें कितने रीजन थे? 3। तो ये तरीके से डिवाइड हुआ है, एक इधर लंग में और एक उस साइड में। सो दिस इज अवर प्राइमरी ब्रोंकस। ये हमारा कौन सा ब्रोंकस है? प्राइमरी। कुछ इधर और कुछ यहां से जाकर इसमें पेनिट्रेट होंगे। ये प्राइमरी ब्रोंकस को फिल करना है। इसलिए इन ऑल द प्राइमरी ब्रोंकस विल फर्दर डिवाइड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकस। तो पहला ट्रैकिया था, ये पहला ट्रंक था, वो कितने ट्यूब में डिवाइड हुआ? उधर जा रहा है प्राइमरी और एक इधर आ रहा है प्राइमरी। तो ओनली 2 प्राइमरी ब्रोंकस आर प्रेजेंट, एक उधर और एक इधर, बस 2 ही ट्यूब जाते हैं। मतलब यहां से अगर एंटर हो रहा है, 1 ट्यूब विल एंटर हियर, अनदर ट्यूब विल एंटर हियर, राइट। उसके आगे फिर आगे पार्टीशन होते चला जाता है। जैसे अगर एक खेत है, खेत में अगर किसी ने, फार्मर ने मोटर लगाई है, या एक मेन जगह है जहां से सभी फार्मर्स को, सभी किसानों के खेत में पानी की सप्लाई पूरी की जाती है, तो जिस जगह पर वो मोटर लगी होगी, जो हर खेत के पानी की रिक्वायरमेंट को फुल कर रहा है, वहां से ही बाइफर्केशन, वहां से ही हर खेतों के लिए डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा क्या? नहीं, सबसे पहले एक बड़ा सा पाइप रहेगा, वो आगे ट्रैवल होगा। फिर जैसे जैसे जा रहा है, मान कर चलो कोई लेफ्ट साइड में कुछ खेत आते हैं और कुछ राइट साइड में आते हैं, तो वो बाइफर्केशन कर लेंगे। बाइफर्केशन करने के बाद डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म, कितने लैंड हैं, कितने खेत है, उस हिसाब से और ट्यूब डिवाइड होते जाएंगे। वेरी सिंपल। इसलिए मैक्सिमम सबसे बड़ा कौन सा है? ट्रैकिया, प्राइमरी। प्राइमरी, अब प्राइमरी ब्रोंकस इधर आएगा तो उसको कितने लोब्स दिखेंगे? प्राइमरी लोब्स को, प्राइमरी ब्रोंकस को 3 लोब्स दिखेंगे राइट लंग में। और प्राइमरी ब्रोंकस अगर लेफ्ट लंग में जाता है तो उसको 2 लोब्स दिखेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, अब प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड हो जाएगा इनटू सेकेंडरी ब्रोंकस, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकस। तो विच इज माय सेकेंडरी ब्रोंकस? मैंने एक ही लंग ड्रॉ किया है, राइट। आप लेफ्ट के लिए समझ सकते हो। तो दिस इज माय सेकेंडरी ब्रोंकस, ये है मेरा सेकेंडरी ब्रोंकस, 1 2 3, ठीक है। चलो अब सेकेंडरी ब्रोंकस हो गया, तो सेकेंडरी ब्रोंकस कहाँ एंटर हुआ है? देख सकते हो, प्राइमरी ब्रोंकस लंग्स में एंटर हुआ है, राइट। सेकेंडरी ब्रोंकस हर एक लोब्स में एंटर होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस एंटर इनटू वो 3 लोब और ये 2 लोब, ठीक है। एंटर इनटू ईच लोब, यहां लिख देता हूं एंटर इनटू लोब, हर एक लोब में एंटर हो जाता है सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस की एक लोब में पहुंच चुका है। दिस इज विच लोब? दिस इज सुपेरियर लोब। तो यहां से आने के बाद और छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होता है ना। क्वेश्चन अराइजेस कि सर एक लोब में पहुंच चुका है, तो अब और क्यों डिवीजन चाहिए? ठीक है ना, क्या अब रिक्वायरमेंट फुल नहीं हो सकती? क्या आप यहीं से ऐसे समझते हैं कि अगर क्लास में टीचर समझा रहा है, ठीक है, तो क्या उस टीचर की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी ही है कि जो बच्चे अच्छे पढ़ते हैं उस तक अपना नॉलेज दे दिया जाए, और जो नहीं पढ़ते हैं या जिनको जल्दी समझ में नहीं आता
उनको छोड़ दिया जाए? नहीं ना, उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्लास में हर एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट एंड रिलेटेड टू स्टडी फुलफिल करे। उसी हिसाब से प्राइमरी ब्रोंकस जो ईच लोब में जा रहा है, मैंने आपको एक चीज बताई है, ग्रेविटी के कारण यहाँ पर एयर नहीं पहुंच सकती है, ठीक है, और ब्लड का प्रेशर भी कहीं नीचे ही रहेगा ज्यादातर। तो एयर को लंग्स के हर एक कोने में फैलने की जरूरत है, मतलब हर एक रास्ते तक, हर एक जंक्शन तक, जहां तक वो जा सकता है वहां तक ही ट्यूब को डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि टीचर कभी भी पीछे वाले बेंचेस को ध्यान नहीं देता है वहां क्या चल रहा है, तो क्या लास्ट बेंचेस वाले कभी भी पास हो पाते? नहीं। तो टीचर इक्वली फ्रंट बेंचेस को जितना इंपॉर्टेंस देंगे उतना लास्ट बेंचेस को भी इंपॉर्टेंस देंगे, ताकि पीछे वाले पढ़ाई के रेस में पीछे ना रह जाएं, ऑलरेडी पीछे है और रेस में पीछे ना रह जाएं, इसलिए उनको सपोर्ट करेंगे, राइट। So in the class, every section or every bench or every student sitting on each and every bench, उसकी रिक्वायरमेंट इन रिलेटेड टू स्टडी फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, टीचर जरूर देखेगा। एग्जैक्टली सेम when primary bronchus is dividing into three secondary bronchus, the secondary bronchus will divide into again smaller tubules or tubes to reach each and every segment of a lobe. तो लोब के अंदर जो और डिवीजन आता है उसे सेगमेंट कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे ये एक लोब, सेकंड लोब, 3 लोब, यहाँ हार्ट, इसके पास हार्ट प्रेजेंट नहीं है इसलिए इधर 3 लोब, वहां 2 ही लोब रहते हैं, लेफ्ट लंग को छोड़ दो, ऐसा ही वहां रहेगा। तो सेकेंडरी ब्रोंकस ट्यूब्यूल अब कहाँ जाएगा? तो पहले ट्रैक कहाँ जा रहा था? लंग्स में जा रहा था, ठीक है। चलो, तो प्राइमरी ब्रोंकस लंग्स में पहुंच गया। अब लंग्स में जाने के बाद प्राइमरी ब्रोंकस को लोब्स की रिक्वायरमेंट पुल अप करनी, तो डिवाइड हो रहे हो तो बोलेगा 2 लंग्स दिख रहे हैं इसलिए दोनों में डिवाइड हो जा रहा हो। अच्छा, प्राइमरी ब्रोंकस। अब प्राइमरी ब्रोंकस को पूछो तुम क्यों डिवाइड हो रहे हो, वो बोलेगा राइट में 3 लोब दिख रहे हैं, इस तरफ से राइट में 3 लोब दिख रहे हैं और लेफ्ट में 2 लोब दिख रहे हैं, इसलिए मैं प्राइमरी ब्रोंकस सेकेंडरी में डिवाइड हो गया। अब सेकेंडरी ब्रोंकस को पूछो तुम कहाँ जाओगे, तुम क्यों डिवाइड हो रहे हो, तो वो बोलेगा लोब के नीचे भी यहाँ पर कुछ सेगमेंट है, मतलब यहाँ एक एरिया है, यहाँ एक एरिया है, उसको सेगमेंट कहते हैं। मतलब हर एक सेगमेंट में ये सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड होकर रीच हो जाना चाहिए। अब अगर कोई बुद्धि लगा रहा होगा, अगर वो कह रहा होगा सर मैं सेकेंडरी ब्रोंकस को यहाँ तक खींच के लाऊंगी या लाऊंगा और यहाँ पर सर मैं अल्वियोलाई लगा दूंगा छोटे छोटे, तो इस रीजन का क्या, इस रीजन का क्या, यहाँ पर क्या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है? कभी कभी आगे डिसीजेस पढ़ेंगे, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रीच होता है ना, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो, वहां पर इंफेक्शन डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप एक डब्बे में कोई चीज बंद करके रख दो और उसमें ऑक्सीजन एंटर नहीं करने दो, तो वो चीज खराब होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। ऑक्सीजनिक एनवायरनमेंट चीजों को सुधारता भी है और चीजों को बिगाड़ता भी है। आप बिल्कुल भी उसमें एयर, कोई खाने में बिल्कुल भी एयर हवा नहीं लगने दो तो वो डेफिनेटली खराब होगा, लेकिन हवा लगने दो तब भी खराब होगा। लेकिन जल्दी कब खराब होगा? जब बिल्कुल भी हवा नहीं जा रही है, इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम, समझ रहे? अगर गर्म स्टेट में है, इनिशियल स्टेज में फूड पकाया गया है तो वो रहेगा कुछ टाइम तक, बट आफ्टर दैट वो रॉटन होने लग जाएगा, उसमें से स्मेल निकलेगी, बिकॉज ऑक्सीजन वाज नॉट रीचिंग। कहीं ना कहीं उसको प्रिवेंट करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ग्रोथ होने के लिए। इसी टाइप से लंग्स के लिए भी सोचो, अगर लंग्स में ऊपर साइड में इंफेक्शन हो जाता है, एक डिसीज है बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पर ऊपर साइड में इंफेक्शन हो जाता है, तो हम ये समझ सकते हैं कि सर यहाँ पर एयर प्रॉपरली रीच नहीं हो पाई थी, इसलिए शायद डिसीज, इसलिए शायद इंफेक्शन कॉज हुआ हो, राइट? बिकॉज इट सम ऑफ द बैक्टीरिया एंटर लाइक निमोनिया। निमोनिया लंग्स में पानी भर जाता है, लंग्स के एल्वियोलाई में ऐसे डॉक्टर जब स्टेथोस्कोप लगाकर चेक करता है ना, तो उसको ऐसे अंदर से वोवेल लाइक साउंड आता है कि पानी अंदर भरा पड़ा है। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी से भी बचने के लिए पूरे ये जो एयर टाइट चैम्बर है लंग्स का, इसके हर रीजन में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या जनरल एयर पहुंचाना एसेंशियल है। इसलिए सिर्फ एक लोब की रिक्वायरमेंट फुल हो गई मतलब उस लोब का काम हो गया, ये कहना गलत है। लोब के बजाय हर एक सेगमेंट में भी रीच करो। इफ आई एम सेइंग
that in my class 3 sections are there. ठीक है, अब गर्ल्स बायोलॉजी में गर्ल्स ज्यादा रहती है इसलिए ऐसा ही करते हैं कि 2 रोज है या 2 कॉलम है गर्ल्स के और 1 रो या 1 कॉलम हो गया बॉयज का और सामने खड़ा है 1 पर्सन टीचर, राइट। तो इफ सर वांट्स टू इक्वली गिव इंपॉर्टेंस टू ईच एंड एवरी रो, तो कितने रो हुए? 3 रो हुए, ठीक है। तो 3 रो के एक ही बेंच को इंपॉर्टेंस दे दूं, बाकी के सभी रो का काम हो जाएगा क्या? नहीं। द टीचर हैज टू गो एंड आस्क द डाउट और क्लियर द डाउट ऑन ईच एंड एवरी बेंच। क्या डाउट है क्या किसी को? देखते हैं, तो ईच एंड एवरी बेंच इज इंपॉर्टेंट फॉर हिम फॉर क्लियरिंग द डाउट्स ऑफ एवरी स्टूडेंट। तो 3 रो है, हर एक बेंच उतना ही इंपॉर्टेंस है, या लास्ट बेंच या फ्रंट बेंच, लास्ट बेंच उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना फर्स्ट बेंच है, ठीक है। तो एक लोब में अगर सेकेंडरी ब्रोंकस एंटर हो रहा है तो यहाँ पर अलग अलग सेगमेंट है, जितना ये नीचे वाला सेगमेंट इंपॉर्टेंट है उतना ही कई गुना ज्यादा ये सेगमेंट कई सेगमेंट। एंड होप यू हैव टू इमेजिन इट लाइक ऐसे नहीं कि 2 ही सेगमेंट, यहाँ पर एक लोब है तो एक ही सेगमेंट रहेगा। जस्ट कंसिडर इट एज अ सेगमेंट, मतलब हर एक हिस्से में रीच हो जाना चाहिए। अब अपने दिमाग में ये क्वेश्चन मार्क मत लाना कि कितने सेगमेंट होंगे इन सुपेरियर लोब में, कितने सेगमेंट्स होंगे मीडियल लोब में, वो छोड़ दो। सब 3 लोब तक पढ़ लो बस सफिशिएंट है, ठीक है। जितना सिलेबस में उतना ही पढ़ना, राइट। तो ये एक लोब आ गया, इस लोब में अलग अलग सेगमेंट तक पहुंचने के लिए सेकेंडरी ब्रोंकस अब किस में डिवाइड होगा? ये सेकेंडरी ब्रोंकस आ गया है, ये और फाइन ट्यूब्स में इधर इस तरीके से पूरे लंग्स में ट्यूब डिवाइड होते चले जाएंगे, ठीक है। दिस फाइनर ट्यूब्यूल और ट्यूब दैन द सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस से फाइनस मतलब सेकेंडरी ब्रोंकस से छोटे और जो ट्यूब है इसका नाम क्या होगा? टर्शियरी ब्रोंकस। गेटिंग? इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकता हूँ, इस तरीके से यहाँ पर भी। तो होगा क्या? none of the area of the lungs will be remain where air is not reaching, ठीक है। ऐसी कोई जगह नहीं बचेगी पूरे लंग्स में जहां पर विदाउट एयर का प्रेजेंस वो लंग्स का पार्ट रह रहा हो। अगर रह रहा हो तो यू कैन इमेजिन घर का कोई हिस्सा अगर एक रूम घर बनाते वक्त ही बना दिया जाए और उसका कभी इस्तेमाल नहीं किया जाए तो क्या उसमें धूल नहीं लगेगी? क्या वो खराब नहीं होगा? क्या वहां पर मकड़ी अपना घर नहीं बनाएगी? क्या वहां डस्ट से नहीं निकलेगी? क्या उस डस्ट से बाकी के रूम में डस्ट नहीं जाएगी? क्या जितना भी आप दूसरे रूम्स को साफ कर लो, उस एक रूम जिसको आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, उस एक रूम के गंदा होने की वजह से बाकी रूम खराब होंगे या नहीं होंगे? डेफिनेटली है। So either you are not utilizing that room or either you are using it as a storeroom, but you have to daily go and check whether the dust is occupying in that storeroom or not. Because if you are not visiting to the storeroom, or either you are going to that storeroom only in Diwali, means only once in a year. दिवाली एक ही बार में आती है, तो दिवाली में साफ सफाई भी होती है। So if you are going once in a year, then also the chances of dust accumulating there is more. You have to prevent that. Then what you have to do? If you have to prevent the accumulation of the dust in the storeroom, then you have to clean it periodically so that the storeroom should not be occupied by the dust or the web of the spider. Due to that, other rooms of the house should not get affected. Similarly, if air is not reaching in any of the part of the lungs, then that part of the lungs will get affected. कैसे ना कैसे effect होगा if air is not reaching. So what do nature has done? Nature has analyzed this properly, that if the primary bronchus is dividing into secondary bronchus, the secondary bronchus have the responsibility to divide into tertiary bronchus, and tertiary bronchus in very देखो मैं इसको जितना बना रहा हूँ इससे कई गुना ज्यादा है। ये एक छोटा सा बोर्ड पूरे लंग्स को नहीं समझा सकता है। जैसे आप इनिशियल में देखो तो एक बरगद का पेड़ सिर्फ एक ट्रंक जैसा लगेगा विशाल, बट जितना आप ऊपर जाओगे उससे, जितना आप नीचे देख रहे हो उससे कई गुना ज्यादा ऊपर विशाल, ठीक है। तो जितना आप बाहर से हम ट्रैकिया देख रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा अंदर विशाल अगर किसी का नाम है तो वो विशाल नहीं, ठीक है। मतलब वाइडली स्प्रेड, जितना वाइडली स्प्रेड आपको ट्रैकिया नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक ट्यूब, फिर प्राइमरी फिर सेकेंडरी और बोल दिया हाँ सर टर्शियरी। तो जितना टर्शियरी ब्रोंकस बनाए हैं
एक लोब में ज्यादा से ज्यादा 3-4 बनाए होंगे, या इधर भी 2-3 बनाए होंगे, बस इससे कई गुना ज्यादा टर्शियरी ब्रोंकस फैले हुए रहते हैं ताकि लंग्स के हर एक सेगमेंट में वो एयर पहुंचा सके। एंड आई होप आई हैव क्लियर योर डाउट कि व्हाई द एयर शुड रीच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द लंग। दो देयर माइट नॉट बी, वैसे तो हर एक जगह में डिफ्यूजन प्रॉपरली होता है, बट ड्यू टू सम ऑफ द अदर फैक्टर, सम ऑफ द, आवाज आ रही है ना? हाँ सर। हाँ सर। If due to some or the other factor any of the part is not in utilization, then तब भी उसमें क्या रीच होना चाहिए, ऑक्सीजन रीच होना चाहिए या एयर रीच होना चाहिए। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? टर्शियरी ब्रोंकस की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंडरी ब्रोंकस जब लोब्स में एंटर हो गया, अब वो लोब, अब ये सेकेंडरी ब्रोंकस किसमें डिवाइड होगा? टर्शियरी ब्रोंकस में, ताकि वो कहाँ जा सके? लंग्स के हर एक सेगमेंट में जा सके। तो यहाँ पर लिखता हूं, लोब्स के भी नीचे जो रहता है, लोब्स के भी अंदर एक एक क्या रहते हैं? पार्ट या सेगमेंट। तो टर्शियरी ब्रोंकस एंटर्स इनटू ईच सेगमेंट या एंटर्स इनटू सेगमेंट। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा। तो सबसे पहले किसमें एंटर हुआ? लंग्स में। उसके बाद किसमें एंटर हुए? लोब में। उसके बाद किसमें हुए? सेगमेंट में। तो ईच एंड एवरी सेगमेंट में हमारा टर्शियरी ब्रोंकस अब रीच हो चुका है। नाउ टर्शियरी ब्रोंकस के आगे हमारा मेन पार्ट। अब ब्रोंकस ये बड़ा भाई है, तो उसके छोटे भाई का नाम क्या हो जाएगा? ब्रोंकियोल। ब्रोंकस, अब काय भी बोलते हैं कोई कोई, बट ब्रोंकस, और उसके आगे क्या हो जाएगा? जैसे ब्रांचेस और छोटे से छोटे ब्रांचेस। तो उसी तरीके से यहाँ पर बड़ा स्टेटमेंट क्या है? ब्रोंकस। तो बड़े बड़े जो फाइन ट्यूब चल रहे, ऐसे ट्यूब चल रहे थे या डक्ट चल रहे थे, उससे क्या कहा हमने? ब्रोंकस का। अब ये ब्रोंकस और छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगा। दे आर कॉल्ड एज ब्रोंक्यूल, वेरी फाइन्यूट, एकदम छोटा। जैसे ऐसे समझो, जब आप अंगूर के झाड़ पर जाओगे तो सबसे पहले एक बड़ा सा ट्रंक मिलेगा, फिर ब्रांचेस। बट जिस वक्त आप एक अंगूर को उठाने के लिए जाओगे, वो अंगूर बहुत सारे अंगूर के एसोसिएशन में होगा, मतलब एक बंच होगा अंगूर का, पूरा बंच होगा। तो एक ही अंगूर रहेगा क्या उसमें? नहीं, पूरा अंगूर का बंच रहेगा। बट वो एक एक अंगूर का ये जो ये रहेगा, एक एक ग्रेप जो रहेगा, वो किसी और छोटे छोटे टहनी से जुड़ा होता है कि नहीं? मतलब इस तरीके से अगर ये ग्रेप्स है स्मॉल, राइट, इस तरीके से वेरी वेरी फाइन्यूट, तो ये पूरा क्या है? ये पूरा बंच है किसका? ग्रेप्स का। अब मैंने बड़ा बनाया दिखाने के लिए। तो ये अगर एक ग्रेप है, तो ये ग्रेप भी एक स्मॉल, वेरी स्मॉल टहनी से जुड़ा होगा, बहुत ही छोटी, एकदम बड़ी नहीं। अगर एकदम बड़ी होती तो मैं ब्रोंकस शब्द इस्तेमाल करता। शिवम काले, प्लीज ध्यान दीजिए। तो अगर एकदम ही छोटा, एकदम ही बड़ा होता है, ये ग्रेप्स अगर बहुत बड़े बड़े ब्रांचेस से लटके होते, तो मैं शायद इसको ब्रोंकस ही नाम देता। पर आप खुद सोचो, जब आप मार्केट से अगर अंगूर लेने जा रहे हो, तो जो अंगूर में छोटी छोटी जो लकड़ियां होती है ना, जिससे वो जुड़ी हुई होती है, उसको कंपेयर करो, और जिस पार्ट से अंगूर प्लांट से जुड़ा हुआ था, उस टहनी को कंपेयर करो, तो कौन बड़ा होगा? अंगूर का जो गुच्छा है, जब वो प्लांट से जुड़ा हुआ होगा, वो जाड़ा होगा, वो मोटा होगा। दैट्स व्हाई यू यूटिलाइज द वर्ड ब्रोंकस। ठीक, तो इसके आगे हम जाए तो छोटे छोटे क्या निकलेंगे यहाँ से? वेरी स्मॉल ब्रोंक्यूल। तो टर्शियरी ब्रोंकस डिवाइड्स देन इनटू स्मॉलर ब्रोंकस ब्रोंक्यूल, विच इज स्मॉलर? ब्रोंक्यूल्स इज स्मॉलर। तो ये कहाँ एंटर हो जाता है? ये हर एक सेगमेंट के हर एक जंक्शन पर या हर एक रीजन में क्या रहेंगे? लोब्स रहेंगे। किसके लोब? अंगूर गुच्छे रहेंगे। तो वेयर डज ब्रोंकियल सेंटर? ब्रोंकियल सेंटर, यहां लिखना है, ब्रोंकियल एंटर
इनटू लोब, ठीक है ना। सेकंड ना, ब्रोंक्यूल्स एंटर इनटू ईच लोब्यूल, या आप ऐसा लिखो, एक काम करो, प्राइमरी ब्रोंकस लंग्स में एंटर किया, सेकेंडरी ब्रोंकस हर एक लोब में एंटर, टर्शियरी ब्रोंकस देन किस में एंटर हो रहा है, हर एक सेगमेंट में एंटर हो रहा है। सेगमेंट के अंदर अब क्या होंगे, गुच्छे होंगे किसके, अल्वियोलाई के, राइट। तो जिसको हम ग्रेप्स मानकर चल रहे हैं, तो लेट अस कंसीडर इट एज कि ब्रोंक्यूल्स एंटर्स इनटू लोब्यूल्स, एंटर्स इनटू स्मॉल लोब्यूल्स, लोब्यूल्स में एंटर हो जाएंगे, राइट। सो वहां पर डायग्राम ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, बट ये अगर मेरा टर्शियरी ब्रोंकस है तो ये और छोटा, इससे छोटा सा ब्रोंकियो निकलेगा, और जिससे क्या लटका हुआ होगा, एक पूरा बंच, ठीक है, किसका बंच उसको पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ देखो, तो अगर ये एक बड़ा सा ग्रेप्स का गुच्छा है, ठीक है, तो इसके साथ साथ यहाँ पर और भी ऐसे पूरा बंच लटका हुआ होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो, तो यहाँ पर भी बंच लटके होंगे ग्रेप्स के। सो दिस ऑल द ग्रेप्स, पूरे ग्रेप्स का बंच टुगेदर इज कॉल्ड एज लोब्यूल। दिख रहा है ना सभी को? थोड़ा हेक्टिक हो चुका है, अगर मैं वो डायग्राम मिटा दूं तो इट कैन बी विजिबल क्लियरली। एक्चुअली बोर्ड इज हैविंग लेस स्पेस, मुझे थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है ताकि ऑनलाइन क्लास में सबको क्लियरली दिखे, राइट। सो एंटर्स इनटू सेगमेंट, एंटर्स इनटू सेगमेंट, सेगमेंट्स के बाद टर्शियरी ब्रोंकस कहाँ एंटर होता है, हर एक सेगमेंट्स में। ब्रोंक्यूल्स कहाँ एंटर होंगे, एंटर इनटू ईच लोब्यूल, हर एक लोब्यूल में एंटर होगा। आई रिपीट, लोब्यूल में क्या होंगे, लोब्यूल में बहुत सारे बंच होंगे या स्टैक होंगे, पाउचेस होंगे, ऐसे स्टैक मान सकते हो, जिसमें क्या होंगे, ये टोटल, अगर ये मैं एक ग्रेप का बंच मान रहा हूँ, तो ये सेकेंड, ये थर्ड, टुगेदर कंस्टिट्यूट ए लोब्यूल। तो एक लोब्यूल में कई सारे क्या होगा, स्टैक होंगे, जिसके अंदर ग्रेप्स होंगे, राइट। बेसिकली यहां अगर देखें तो अल्वियोलाई होगा। चलो ब्रोंक्यूल्स के आगे, अच्छा एक काम करते हैं, ये मैं यहीं तक लिखता हूँ, बिकॉज द बोर्ड इज फिनिश्ड आई गेस, इतनी स्पेस है, चलो एक लिख देता हूँ। तो ब्रोंक्यूल के आगे अब स्टार्ट होगा रेस्पिरेशन। अब एक पॉइंट समझो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, याद है, अगर आप स्कूल में पढ़ाई करने जाते हो तो क्या गेट से ही पढ़ाई चालू हो जाती है? नहीं सर, गेट से तो मस्ती शुरू होती है, ठीक है ना। कौन टिफिन लाया है, तू क्या लाई है, मैं क्या लाया हूँ, चलो मेरी मम्मी ने आज ये दी है सैंडविच, अच्छा तुम्हारे मम्मी ने चूड़ा दिया है, चूड़ा मुझे पसंद है, हाँ मुझे सैंडविच पसंद है, तो चलो एक्सचेंज कर लेते हैं। तो बातें चलती है स्कूल के गेट पर, ठीक है। तो क्या गेट से ही पढ़ाई चालू हो जाती है? नहीं, पर आप बोल तो रहे हो कि स्कूल जा रहे हैं, तो क्या हुआ सर, तो स्कूल जा रहे हो तो पढ़ाई करो। सर गेट से ही कैसे पढ़ाई करेंगे, एक पर्टिकुलर जगह होगी, वहां जाकर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो गेट पर क्या मस्ती, तो पहले स्कूल में एंटर करोगे, बहुत सारे एरियाज रहेंगे, बहुत सारे क्लासेस दिखेंगी, अपने क्लास में जाकर चुपचाप बैठ जाओगे, वहां पर आपकी असली पढ़ाई स्टार्ट होती है, गेटिंग। तो इसी तरीके से देखो, तो एक आपका ले जाने वाला रास्ता है, बीच में कहीं पर भी पढ़ाई नहीं होगी, बट जहां पर आपको रीच हो गए, जिस टेबल पर आप बैठ गए, अब वहां पर पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो वेयर डू योर स्टडी ऑकर, कहाँ आपको, क्या कह सकते हैं उसको, कहाँ आपको ज्ञान मिलता है, कहाँ मिलता है, क्लास के अंदर। उसी तरीके से अगर यहाँ आप कंपेयर करो, तो पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, क्या कहीं पर यहाँ नोज से, यहाँ कहीं से रेस्पिरेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस शुरू है? तो ये रेस्पिरेटरी पार्ट का सिर्फ हिस्सा है जो कंडक्ट कर रहा है, बट असलियत में जाकर रेस्पिरेशन कहाँ होता है, ये गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है, वो अंदर जाकर जो अल्वियोलर सैक रहते हैं, बंचेस, ये रहते हैं ग्रेप्स के ब्रांच, ये ब्रांच रहते हैं बेसिकली, ग्रेप का सैक या अल्वियोलर सैक आप समझ सकते हो, उसको आगे हम लिखेंगे। उसमें जाकर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जो ऊपर से आप ब्रीथ कर ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हो, तो ट्रैवल कर रहा है पाथ, प्राइमरी ब्रोंकस, फिर और डिस्टेंस सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर और टर्शियरी ब्रोंकस, फिर और छोटे छोटे टर्शियरी ब्रोंकस के आगे और छोटे छोटे ब्रोंक्यूल। अब दो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, ठीक है।
अब मानकर चलो आप में से कोई अगर रेनकोट पहनकर बरसात के मौसम में बाहर निकलता है, so your every part of the body is protected, covered, except the hand, except the feet and except the eyes. सही बात है। आपके हैंड रेनकोट में जनरली देखो तो कवर अप नहीं रहते हैं। चलो मैं एक बात मान लूं कि आपने ग्लव्स भी पहन रखे हैं, बट जनरली हाथ किसी के कवर्ड अप रेनकोट में रहते हैं क्या? जो नॉर्मल वाला रेनकोट है, अब किसी के पास दूसरा होगा तो मुझे नहीं पता, बट नॉर्मल रेनकोट में कैप आती है, यहाँ तक रेनकोट आता है और लेग में वो पैंट टाइप जीन्स टाइप वो रहता है उसका। करेक्ट? कितने पार्ट एनक्लोज नहीं हुए? आपके डिजिट्स, आपके ये जो हैंड्स है ये इंक्लूड नहीं हुए, आपके आईज, नोज, माउथ ये इंक्लूड नहीं हुआ। क्यों? ब्रीथ कहाँ से करोगे? बोलना है तो बात कैसे करोगे? और सामने कौन आ रहा है, स्कूटर चला रहे हो, पानी आ रहा है, बरसात हो रही है, देखना है तो कहाँ से देखेंगे? तो दिस पार्ट्स आर नॉट एनक्लोज एंड द लेग्स आर टू नॉट एनक्लोज। इसी तरीके से एक पॉइंट समझो, ट्रैकिया को जरूरत थी इसलिए सी शेप कार्टिलेज लगाया गया क्योंकि पीछे इसोफेगस था, ठीक है, पूरा कवर अप नहीं कर सकते थे। ट्रैकिया डिवाइड होकर प्राइमरी ब्रोंकस में आ गया। प्राइमरी ब्रोंकस बोला अरे मुझे पूरा कार्टिलेज लगा दो। क्यों लगा दे? ये तुम बार बार एयर ला रहे हो ना, मुझे तकलीफ हो रही है, तो क्या? मुझे सपोर्ट करो। क्यों? मैं बोनी स्ट्रक्चर नहीं हूं, तो क्या करें? कार्टिलेज की रिंग लगा दो। सी शेप लगा रहे हैं, नहीं पूरी लगाओ, पीछे इसोफेगस नहीं है। तो प्राइमरी ब्रोंकस में पूरी कार्टिलेज लगा दी। सेकेंडरी ब्रोंकस बोला मैं क्यों पीछे रहा रहे इसमें, मुझे भी कार्टिलेज की रिंग दो। तो प्राइमरी ब्रोंकस इज सर्कुलेटेड बाय द एंटायर कार्टिलेजिनस रिंग। कॉन्सेप्ट को अच्छे से, पीछे इसोफेगस है ही नहीं, कोई पीछे शकल अंदाजी देने वाला नहीं है कि तुम फुल कार्टिलेज नहीं लगा सकते, पूरा सर्कुलर लगेगा प्राइमरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस बोला मुझे क्यों, मीना काहे जाने दो, मैंने क्या गुनाह किया है कि मुझे रिंग लगा रहे हो, मेरे पीछे भी कोई नहीं इसोफेगस, लगा दो। क्यों? मुझे सपोर्ट चाहिए, बार बार एयर जा रही है, अगर मैं कोलैप्स हो गया तो, अगर मैं एयर को नीचे तक नहीं ले जा पाया तो जिम्मेदार तो मैं होऊंगा। मुझे अपना काम ईमानदारी से करना है, ईमानदारी से काम करने के लिए प्रोटेक्शन दो, दे दिया, इसमें भी रिंग लगाया। टर्शियरी ब्रोंकस बोला जब सभी ऊपर भाइयों को लगाए हैं और सभी एक ही औलाद है, एक ही पिता के 3 औलाद हैं, ब्रोंकस ब्रोंकस ब्रोंकस, पहले ये पैदा हुआ, बाद में ये हुआ और थर्ड में ये हुआ, तो गलती क्या है? सभी तो बेटे ही है ना, सभी तो उसी प्राइमरी फादर के 3 सन है, बट नाम एक का प्राइमरी शायद पहले डिवाइड हुआ था, बाद में सेकेंडरी उसके बाद डिवाइड हुआ। तो टर्शियरी ब्रोंकस को क्यों रिंग नहीं लगेगी भाई? टर्शियरी ब्रोंकस को भी सर्कुलर रिंग लगेगी। तो पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों भी ब्रोंकस में रिंग रहती है। अगर यहां से लेकर यहां तक या इसके आगे वाला जो भी आएगा, इसके आगे वाला जितना भी पार्ट आएगा, अगर वो आपकी पूरी बॉडी है तो बॉडी के सभी हिस्से में रेनकोट रहने दो, बट जो हिस्सा काम का है उस जगह पर रेनकोट मत लगाए। क्यों? अगर उस जगह पर भी रेनकोट लगा दिया तो बाकी जगह प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे, बाकी जगहों का फंक्शन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आइस के ऊपर भी रेनकोट लगा रहे हो, सामने दिख ही नहीं रहा है क्या है, तो पूरे बॉडी पर जो रेनकोट लगाया है क्या उसका कुछ भी इस्तेमाल होगा? करेक्ट? तो आइस पर रेनकोट नहीं लगाना है। नोज को भी रेनकोट से बंद कर दिया, ब्रीथिंग ही नहीं करोगे तो सांस लेकर जिंदा कैसे रहोगे? तो पीठ पर, पेट पर, हर जगह पर जो आपने रेनकोट पहन रखा है, अब उस पानी से, बरसात से बचने का काम ही क्या है? जब आप पहले ही आइस बंद कर चुके हो एक्सीडेंट हो ही जाएगा, आप नोज भी बंद कर चुके हो एक्सीडेंट हो ही जाएगा, एक्सीडेंट नहीं, ब्रीथिंग स्टॉप हो जाएगी, आप खत्म हो जाओगे। So this area should not be enclosed. Similar to that, primary secondary bronchus are completely enclosed by the cartilaginous ring because their gaseous exchange do not take place. फीट में अगर रेनकोट लगाकर हो तो लगा लो। क्यों? क्योंकि वहां पर आंखें नहीं है, वहां पर नोज भी नहीं है जो ब्रीथिंग करेगी, वहां कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है जिसको नहीं कवर करना पड़ता है, कोई ऐसा पार्ट नहीं है तो कवर कर दो। बट फेस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, वहां पर रेनकोट मत लगाना। अगर भीग गए, अगर वहां पर एनक्लोज है तो रहेंगे ही नहीं,